नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गारंटी 2024 हमारा ये खास बुलेटिन शुरू करने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रीति रघुनंदन और विपिन चौबे भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से जो आ रही है बिहार से। बिहार में जाति सर्वे पर आज की सबसे बड़ी खबर। जाति सर्वे में गड़बड़ी करने वालों पर अब एक्शन की तैयारी है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने खुद यह ऐलान कर दिया है, गड़बड़ी करने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। सर्वे के दौरान टीम नहीं पहुंचने की शिकायतें दरअसल मिली हैं और उसके बाद अब गड़बड़ी करने वालों की जांच कराई जाएगी। अफसर और कर्मचारी नपेंगे। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, तो क्या बिहार सरकार यह मान रही है कि सर्वे में गड़बड़ी हुई है? जातिगत जनगणना के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है? देखिए, जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है 2 अक्टूबर को, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि टीम उनके घर पे नहीं पहुंची थी। आज रविशंकर प्रसाद जो पटना के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि टीम सर्वे की जो टीम थी उनके घर पर नहीं पहुंची थी। और जीतन राम मांझी भी आरोप लगा चुके हैं कि टोले के टोले, गांव के गांव ऐसे हैं जहां पर सर्वे की टीम नहीं पहुंची थी और यूं ही रिपोर्ट ये जारी कर दी गई है। और ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों पर बयान देते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने ये कहा कि जो शिकायतें मिल रही हैं, और खुद जेडीयू के जो एक प्रदेश महासचिव हैं, प्रगति नेता, उन्होंने कहा है कि उनकी जाति धानुक है और धानुकों की आबादी ज्यादा है, उनके घरों तक सर्वे टीम नहीं पहुंची है, गड़बड़ी हुई है। और खुद जेडीयू के प्रदेश महासचिव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सर्वे रिपोर्ट में गलती को सुधारने की अपील की है। और मंत्री ने कहा है कि जिन इलाकों में सर्वे टीम नहीं गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। सर्वे में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन की बात की है अब बिहार सरकार। तो देखिए, खबर ये कि जातीय जनगणना का गोपनीय डेटा लीक हो गया है। गोपनीय आंकड़े जेडीयू कार्यालय पहुंच गए हैं। इस बीच भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि डेटा लीक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने खुद जातीय जनगणना के लीक होने का प्रमाण दिया है। नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा का डाटा जारी करते हुए लिखा है, उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय सर्वे पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर उन्होंने साक्ष्य जारी किया है। आपने यह भी दावा किया था कि हमारी गणना नहीं हुई है, तो आपका सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करते हुए बिहार के विकास आयुक्त विवेक सिंह ने कहा था कि जातीय जनगणना का पूरा डाटा गोपनीय है। न्यायालय ने भी इस डाटा को गोपनीय रखने का निर्देश दिया था। बीजेपी का कहना है कि जेडीयू कार्यकाल में ही जातिगत जनगणना का पूरा आंकड़ा तैयार हुआ है। मैं तो कह सकता हूं कहीं ये सेंसेक्स पूरी तरह से जेडीयू कार्यालय में तो नहीं बना है, और कहीं न कहीं ये जो पूरी तरह से सर्वे किया गया है उसमें पेंसिल का प्रयोग क्यों किया गया। और जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि उनके घर पर गिनती के लिए कोई पहुंचा ही नहीं। रविशंकर ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने अपना विरोधी जातियों का आंकड़ा जानबूझकर कम करके दिखाया है। बीजेपी सांसद रविशंकर ने जातीय जनगणना में सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत में रविशंकर ने कहा कि मैं अपने परिवार का मुखिया हूं और मुझसे कोई जानकारी या हस्ताक्षर नहीं लिया गया। जनगणना के कागज भी दिखाए जिस फॉर्मेट में परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर दिनांक सहित लेने का आदेश था, लेकिन रविशंकर का दावा है कि उनसे संपर्क करने कोई नहीं आया। विस्तार से जानकारी प्राप्त की, कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के कि सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस चला गया। अब आप पटना के लोकसभा सांसद जो नॉन लीडर है, पटना में केंद्र सरकार का मंत्री रहा है, उसका भी हस्ताक्षर लेने की आप आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या किया गया होगा। रविशंकर ने राज्य सरकार से जनगणना का प्रमाण देने को कहा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में अति पिछड़ा के आंकड़े को खंडित करके दिखाया गया है। आंकड़ा कैसे जुटाया गया है, ये सवाल तो हम करेंगे और ये सवाल उठेंगे और ये सवाल उठने चाहिए।
और वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से अपने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की मांग कर दी है और जनसंख्या के अनुपात में कैबिनेट में जगह देने की डिमांड की है। नीतीश जी से मैंने मांग की है कि आप ऐसा कीजिए और रिकास्ट कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर जनगणना कराने का क्या औचित्य है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की मांग की है। जाति आधारित जनगणना के बाद उन्होंने जातियों को जनसंख्या के अनुपात में कैबिनेट में जगह देने की मांग की है। तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी, तो उस आधार पर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर करके इसी प्रकार से रिकास्ट करना चाहिए कि सब जाति को जिस जाति की जैसी जनसंख्या है उसके आधार पर मंत्रिमंडल में उसको स्थान देना चाहिए। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जीतन राम मांझी को 2007 की याद दिलाई, जब नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी दी थी। नीतीश कुमार ने महादलित को ही क्यों बनाया? फिर सोचने वाली बात है ना। वाई जीतन राम मांझी, और आपको जब मौका मिला आपने क्यों नहीं किया जातीय गणना? अभी आप भाषण दे रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, नीतीश कुमार बर्दाश्त करें और नए से बनाएं, ज्ञान बांट रहे हैं, आप कहीं नहीं किए। इस बीच ये भी खबर है कि अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का समन हुआ है और ईडी ने 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। महादेव गेमिंग ऐप मामले में रणबीर कपूर को समन दिया गया है। रणबीर को पूछताछ के लिए रायपुर बुला सकती है ईडी। आरोपी सौरव चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे रणबीर कपूर। हवाला के जरिए कलाकारों को पैसे देने का आरोप है। तो देखिए, पूछताछ के लिए रायपुर बुला सकती है ईडी, ये खबर इस वक्त मिल रही है। और जानकारी ये है कि ये पूरा मामला ये एक आयोजन से जुड़ा हुआ है जिसमें आरोपी सौरव की शादी में शामिल हुए थे रणबीर, और हवाला के जरिए पैसे के लेन देन की बात की जा रही है, जिसको लेकर अब उनसे समन उन्हें जारी किया गया और ईडी ये पूछताछ करेगी। खबर ये कि 6 अक्टूबर को ये पूछताछ होगी। रणबीर कपूर को ईडी ने समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ है। रणबीर महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे। सौरभ के ऊपर हवाला के जरिए कलाकारों को पैसे देने का आरोप लगा है। रणबीर इस ऐप का प्रमोशन कर रहे थे। ईडी का दावा है कि उन्हें बड़ी रकम कैश के तौर पर मिली। ईडी ऑनलाइन गेम के विज्ञापन के जरिए फंडिंग की भी जांच करेगी। देखना यह होगा कि रणबीर ईडी के सामने पेश होते हैं या वो अपने वकील के जरिए ही इस समन का जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक इसी मामले में ईडी के रडार पर कई दूसरे नामी सितारे भी हैं, जिनमें आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एली अब्राम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, कृष्णा अभिषेक और सुखविंदर सिंह समेत कई सेलेब से पूछताछ हो सकती है। और दिल्ली से इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये महादेव गेमिंग बैटिंग केस बताया जा रहा है, इस केस के बारे में बताइए, और जो नाम आ रहे हैं सामने उसको लेकर अब क्या कानूनी प्रोसेस अपनाने की तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर ईडी ने रायपुर ब्रांच के अंदर अपनी एक ईसीआर यानी कि एक मुकदमा दर्ज किया था पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और उस मामले की तफ्तीश चल रही थी। पता चला था कि ये जो महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, दरअसल इसका संचालन यूएई से किया जा रहा है, दुबई से किया जा रहा है, और इसके अलावा देश भर में इसके 30 के करीब सेंटर हैं। उन 30 सेंटरों के जरिए बाकायदा ऑनलाइन बैटिंग करवाई जा रही थी, जिसको लेकर पीएमएलए के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया। पिछले कुछ महीनों में इस ऐप के खिलाफ, यानी कि इस ऐप से जुड़े जितने भी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंबई, कलकत्ता, रायपुर, इसके अलावा एक और अन्य जगह है जहां पर तकरीबन 417 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो जब्त की गई थी। इसी मामले की तफ्तीश के दौरान एक नया मामला सामने आया, जिसमें पता चला कि इसी साल फरवरी में जो इस ऐप का संचालक है, जिसने इस ऐप को तैयार किया था, उसका नाम है सौरभ, जो कि भिलाई का रहने वाला है। सौरभ चंद्राकर की शादी में इसी साल फरवरी के अंदर दुबई में एक चार्टर्ड प्लेन से तकरीबन 17 कलाकारों को बॉलीवुड के वहां बुलाया गया था। बाकायदा उनका परफॉर्मेंस हुआ और उसकी एवज में उन्हें तकरीबन 40 करोड़ रुपए बतौर हवाला के जरिए या फिर कहें कैश में उनको दिया गया था। तो इसी मामले को लेकर रणबीर कपूर से पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन जब हमारी अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारियों ने बताया कि दरअसल रणबीर कपूर के ऊपर जो आरोप है वो ये है कि जो महादेव गेमिंग ऐप है उसकी एक सब्सिडरी ऐप है,
उसको प्रमोट करने का आरोप रणवीर कपूर पर है और इसीलिए रणवीर कपूर को रायपुर ब्रांच की तरफ यानी से कि एक कुल नोटिस मिलाकर भेजा गया है। 6 तारीख को यानी एक दिन बाद इन तमाम बातों से और पर्दा हटेगा जब ईडी के सामने रणबीर कपूर पेश होंगे और ये पूछताछ की जाएगी। शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी के छापे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 3 आरोपियों के सरकारी गवाह बनने के बाद ईडी की टीम ने सुबह 7 बजे आप सांसद संजय सिंह के घर पर छापा मारा। करीब 8 से 10 अधिकारी संजय सिंह के सरकारी आवास में रेड के दौरान दाखिल हुए। करीब 9 से ज्यादा घंटे तक ये कार्रवाई जारी रही। शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम शामिल है। इस मामले में राघव मगुंटा, दिनेश अरोड़ा और अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिसके बाद ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया है। ईडी की रेड को आपने राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि संजय सिंह अडानी की कंपनी में ब्लैक मनी का मामला उठा रहे थे, इसलिए एक्शन लिया जा रहा है। सरकार से सवाल करते रहे हैं, संसद के अंदर चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो। जो शराब घोटाले के किंगपिन हैं, सरगना हैं, उनका बायां हाथ आज घबरा के हिल रहा है, डर लग रहा है। बायां हाथ क्यों कहा? और सांसद संजय सिंह के घर हुई ईडी की छापेमारी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2024 चुनाव से जोड़ा और कहा कि यह बीजेपी की आखिरी कोशिश है। पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है ये जो सब चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ईडी की छापेमारी आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान भी बड़ा मुद्दा बन जाएगी, क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और तमाम दल आपके समर्थन में आ गए हैं। कांग्रेस से लेकर सीपीआईएम और शिवसेना के उद्धव गुट ने ईडी की नीयत पर सवाल उठाते हुए सरकारी संस्था के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। संजय राउत ने पूछा कि ईडी की रेड बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं होती। राउत ने कहा कि ये तानाशाही है और 2024 में सरकार बदल रही है। ये कोई प्रतिष्ठित एजेंसी का लक्षण नहीं है। आपने पूरी जांच आपने खो दी है। 2024 में आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। आप देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है। 2024 में सबका नोटिंग हुआ है। आपको पता चलेगा 2024 में सबको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सरकार बदल रही है 2024 में। संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी पर आरजेडी और जेडीयू ने भी सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब कुछ चुनाव से प्रेरित है। ये तो होता ही रहेगा चुनाव। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी सरकारी संस्था का हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। माननीय संजय सिंह जी जो आम पार्टी के सांसद हैं, जो सीधे चुनौती आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देते हैं, ये तो स्वाभाविक है। और दिल्ली में एक तरफ संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही थी और दूसरी तरफ बीजेपी सड़क पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। ये तस्वीर दिल्ली की है, जहां आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर हल्ला बोला। इस दौरान दिल्ली सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री आतिशी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया।
और बैनर दिखाकर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। यानी एक और आम आदमी पार्टी ईडी के एक्शन को चुनाव से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी इस कार्रवाई के बाद से ज्यादा आक्रामक है। सत्येंद्र जैन 15 महीने से जेल में, कोर्ट कह रही कि बेल नहीं मिल सकता, ये अपराधी हैं। मनीष सिसोदिया साल भर से जेल में, कोर्ट कह रही इनको बेल नहीं मिल सकता क्योंकि इनके दोष हैं। अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं। राजस्थान के जयपुर में आज सर्व समाज ने प्रदर्शन किया। लोग इस बात से नाराज थे कि एक युवक की हत्या के मामले में सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की क्यों। जयपुर के गंगा पोल के पास इकबाल की हत्या के बाद दो समुदाय के बीच तनाव बढ़ा। एक समुदाय विशेष की दुकानें लूटी गई, पर कोटा इलाके में खूब हंगामा हुआ। आज जयपुर में इसी घटना के विरोध में सर्व समाज ने अपनी दुकानें बंद की और धरना दिया। प्रहार किए गए, लूटपाट की गई, एक संगठित गिरोह जो कि गुंडा तत्व हैं, वो किसी समाज के नहीं होते। उन्होंने आगे अराजकता का, तनाव का माहौल पैदा किया, जिससे व्यापारियों में दहशत है। जयपुर की जो सदियों पुरानी जो परंपरा है आपसी सद्भाव की, यहाँ के गंगा जनी तहजीब की, उसके ऊपर बहुत बड़ा वार किया है। धरने में बीजेपी के विधायक और सांसद भी शामिल हुए और सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। वहाँ पर आपने देखा कि उसी समय यहाँ के जो एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उन्होंने इमीडिएटली कुछ घोषणाएं की और एक तरफा कार्रवाई हुई पूरी। जयपुर के सांसद ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और एक जिस प्रकार की घटना को मॉब लॉन्चिंग का जो एक दिया जा रहा है, उसमें इस सरकार का एक तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर काम कर रहे हैं। हम जयपुर में हुए सर्व समाज धरना प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं की नीयत पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी दंगे की राजनीति करती है। जयपुर में हुए सर्व समाज धरना प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी नेताओं पर गहलोत सरकार ने हमला किया है और कहा है कि बीजेपी सूबे में दंगे की राजनीति कर रही है। सरकार में मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लिहाजा बीजेपी माहौल न बिगाड़े। मरा कौन? इकबाल, मुस्लिम नौजवान। आप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे जाओ, झूठी बातें चला रहे हैं। सामने वालों के तो खरोच नहीं आई, खरोच भी नहीं आई। हिंदू हो या मुसलमान, जो कानून हाथ में लेगा जेल जाएगा, कोई भी हो। कानून का मतलब क्या है? बीजेपी ये कह देगी कि हिंदू मुसलमान के नाम पे छोड़ देगी, बीजेपी भी बंद कर रही है। बीजेपी राज्यों में भी यही होता है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर रोड रेज की घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा रही है। देखिए, आज गहलोत जी की सरकार जिस मुगलई मानसिकता और तुष्टीकरण का परिचय दे रही है, इससे जनता में बेहद आक्रोश फैला हुआ है। एक रोड रेज की घटना को जानबूझकर सांप्रदायिक एंगल दिया जाता है। बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार ने पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया, 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन जिनकी दुकानें लूटी गईं, उन्हें न्याय नहीं मिला। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता के बयान पर मुस्लिमों के आर्थिक और सामाजिक सर्वे पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस पर कई मुस्लिम सांसदों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। असम सरकार ने मुस्लिमों का आर्थिक और सामाजिक सर्वे कराने का फैसला किया है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस ऐलान का विरोध किया और सभी समुदाय का सर्वे कराने की मांग की। वहीं एसपी सांसद एसटी हसन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुसलमानों का आर्थिक और सामाजिक जो भी स्टेटस है वो दलितों से भी बदतर है। उसको उठाने की बात करें तो मैं समझूंगा कि आर्थिक सामाजिक आप सर्वेक्षण कराएं। वहीं एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हेमंता शर्मा पर निशाना साधा। जब वो खुद ही कहने लगे कि भाई मुसलमानों से तो वोट लेने की जरूरत नहीं है, तो जब तक ऐसा वैसा ना हो जाए। लेकिन आज फिर ये पलटा कैसे मारा उन्होंने कि मुसलमानों को मतलब ये कि उनकी जनगणना कराकर और उनकी तरक्की के लिए और फलाने के लिए, अभी तो ये कह रहे थे, एक दिन में ही बयान बदल गया उनका। और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद 2 अहम ऐलान आज किए गए जो देश के करीब 9 करोड़ परिवारों पर सीधा असर डालने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्र सरकार ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ा दी गई है। लाभार्थी महिलाओं को 200 की जगह अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बहुत बड़ी योजना जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर किया था, वो था उज्ज्वला योजना। जब रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपये कम किए गए, तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी एज इट इज चलती रही। उज्ज्वला लाभार्थियों के अलावा सरकार ने तेलंगाना को बड़ा तोहफा दिया है और राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को मंजूरी दे दी है। 1 अक्टूबर को तेलंगाना में पीएम मोदी ने महबूब नगर की रैली से यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था। एक तरफ उज्ज्वला योजना में सब्सिडी बढ़ने से 9 करोड़ 59 लाख महिला लाभार्थियों पर असर होगा, तो वहीं तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी पर मुहर लगी है, जिससे राज्य के 31 लाख जनजातीय मतदाताओं का सीधा कनेक्शन है। सरकार को इन घोषणाओं से क्या नफा नुकसान होगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसके लाभार्थियों को बड़ी राहत मिल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पिछड़ों को छलने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने 3 राज्यों में पिछड़ा वर्ग से सीएम बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सिर्फ दिखावे के लिए पिछड़ों की बात करती है। जातीय जनगणना पर जारी बहस के बीच कांग्रेस ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पिछड़ा वर्ग से सीएम दिया, लेकिन बीजेपी अगर पिछड़ों को मौका देती है तो उनसे उनके मंत्री भी बात नहीं करते हैं और दूर रहते हैं। बघेल बैकवर्ड है क्या है? तो बैकवर्ड है। कर्नाटक में सिद्धरामैया है और वो एक धनगर कम्युनिटी, शेपर्ड कम्युनिटी से आते हैं, वो भी बैकवर्ड है। राजस्थान में गहलोत जी, वो भी बैकवर्ड है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में कांग्रेस ने पीएम मोदी के राजस्थान और छत्तीसगढ़ दौरे पर भी हमला बोला और पूछा कि वो मणिपुर क्यों नहीं जाते। मल्लिकार्जुन ने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि जो झूठ बोलता है उसे बचकर रहने की जरूरत है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की नाराजगी दूर हो चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार को पुणे शहर का प्रभारी मंत्री बना दिया, जबकि उनके गुट से कुल 7 मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 12 जिलों के प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इसमें अजित पवार गुट के 7 मंत्रियों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनमें अजित पवार को पुणे, दिलीप वलसे पाटिल को बुल्ढाना, कोल्हापुर का जिम्मा हसन मुश्रिफ को और गोंदिया का धर्मराव बाबा, बीड का धनंजय मुंडे, परभणी का जिम्मा संजय वनसोड़े, नंदुरबार का अनिल पाटिल को मिला है। दरअसल इससे पहले मंगलवार को अजित पवार कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद से अटकल तेज हो गई कि अजित पवार फिर से सियासी उथल पुथल मचाने वाले हैं। इतना ही नहीं, कैबिनेट की बैठक के बाद जब सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए तो भी अजित पवार नदारद रहे। सोर्सेस के मुताबिक इस दौरान अमित शाह के साथ दोनों की 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें पालक मंत्रियों को लेकर फैसला हुआ। और नौकरी के बदले जमीन केस में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से मामले में लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी को जमानत मिल गई है। 50,000 के मुचलके पर सभी को नियमित जमानत दी गई है। अब 16 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि सभी आरोपी बड़े पद पर हैं, ये केस को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। इससे पहले दिल्ली पहुंचे लालू यादव से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। सुनवाई है तो होता ही रहता सुनवाई। आप लोग डरने वाले नहीं हैं? डरने का क्या, कुछ काम किया डरने वाला तो नहीं। सीबीआई का आरोप है कि साल 2004 से 2009 के बीच लालू के रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन का घोटाला हुआ। नियमों की अनदेखी कर फर्जी तरीके से रेलवे में कुछ लोगों को नौकरी दी गई थी। इसके बदले में लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर बहुत ही कम दाम में बेशकीमती जमीनें लिखवाई गई।
सुशासन राज में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल हाथ में रिवॉल्वर लिए नजर आए। मामला बिहार के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का है। इस वीडियो पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। हाथ में रिवॉल्वर, सफेद कुर्ते में विधायक के हाथ में रिवॉल्वर, खुलेआम हथियार लेकर घूमने वाले ये भागलपुर के गोपालपुर के विधायक हैं गोपाल मंडल। गोपाल मंडल हाथ में रिवॉल्वर लिए अस्पताल पहुंचे। उनको देखकर लोग सकते में आ गए। वो रिवॉल्वर लेकर पूरे अस्पताल में घूमते दिखे। बताया जाता है कि अस्पताल में भर्ती एक परिजन को वो देखने पहुंचे थे। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के कर्मचारी और डॉक्टरों ने उनके हथियार लिए होने पर नाराजगी जाहिर की। नेताजी के रूप को देखकर डॉक्टर्स भी दहशत में आ गए। बताया जाता है कि असहज महसूस करने के बाद जूनियर डॉक्टर और स्टाफ बाहर निकल गए। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है। मगर उनके दल के एक विधायक पिस्तौल लेकर के अस्पताल जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में लड़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले भी आपके विधायक एक पुलिस उपाधीक्षक को गंगा में फेंक देने की बात कर चुके हैं। पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर। कि आपकी संगति जिन लोगों से हो गई, उसके बाद ये कानून का राज समाप्त हो गया बिहार में। विधायक गोपाल मंडल का विवादों से पुराना नाता रहा है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार भावुक हो गए हैं और चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा इशारा किया है। रिपोर्ट देखिए। हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन, चेहरे पर तैरती मुस्कान। लेकिन भावुक शिवराज के ऐसे बयान सियासी गलियारे में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीर सीहोर के बुधनी विधानसभा से आई है, जहां मुख्यमंत्री ने भावुक होकर संबोधन के दौरान जनता से चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने का सवाल किया। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की विडंबना तो देखिए कि अब वो मंचों से अपने जाने की बात खुद ही करने लगे हैं। ये भाजपाई राजनीति का अजब दौर है, जब खुद ही वो अपना विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले शिवराज सिंह ने सीहोर में एक जनसभा के दौरान इसी तरह की बात कही थी।